हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी मेरठ में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं अनुज तोमर आप सभी छात्रों के लिए हिंदी सब्जेक्ट लेके आया हूं और ये हिंदी सब्जेक्ट बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। आप सभी को अगर 100% मार्क्स या 100% स्कोर आपको करना है तो हमारे कंटेंट से जुड़िए। हमारे कंटेंट के बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा। हम जो बात करने वाले हैं आज आप हिंदी के बारे में, उसमें से आज की क्लास में भी कम से कम जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो हिंदी सब्जेक्ट को हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलिए, हिंदी का पहला टॉपिक और वो है वर्णमाला। वर्णमाला से हम शुरुआत करेंगे। वर्णमाला, आप सभी ने पढ़ा होगा कि वर्णमाला क्या है। वर्णों का व्यवस्थित समूह। इसकी एक परिभाषा आप सभी ने पढ़ी होगी। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। आप इसे प्रैक्टिकल रूप में देखिए। अगर कोई वर्णों की माला, यानी कि आप किसी ने मोतियों की माला देखी होगी। मोतियों को जो है किसी माला में धीरे 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 पिरोया जाता है और उसको व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करके माला बनाई जाती है, तो उसे कहा जाता है कि मोतियों का समूह, व्यवस्थित रूप में मोतियों का समूह। तो वो क्या कहलाती है? माला, मोतियों की माला। ऐसे ही वर्णों को जो है एक माला के रूप में जब पिरोते हैं और उसे व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला। इसीलिए जो है इसे हम कहते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो ये क्या कहलाता है? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल होती है 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या होती है 52 और इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वर्णमाला की वर्ण। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और इसको हम ध्वनि भी कहते हैं। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इसको हम ध्वनि भी कहते हैं। और इनसे जो है, इनसे अक्षर बनते हैं और अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से पद और पद से पदबंध और पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य का निर्माण हुआ है। अगर हम देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, तो बच्चों वर्णमाला यानी कि कह सकते हैं भाषा की सबसे प्रधान इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे प्रधान इकाई क्या होती है? वाक्य। भाषा की सबसे प्रधान इकाई कौन सी होती है? वाक्य। और वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक क्रम या समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक क्रम या समूह को वाक्य कहते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं और मैं लिख देता हूं इसे, जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शब्दों के सार्थक क्रम या समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक क्रम या समूह को वाक्य कहते हैं। इसका बिल्कुल जो है रट्टा मार लो। रट्टा जो है किस तरह से मारना है, 3-4 बार इसको पढ़ दो, याद हो जाएगा। रटना इसी से होता है। आपने जैसे आपने पूरी तरह से रट लिया और फिर थोड़े दिन बाद जो है भूल जाओगे। इसे बार बार जो है अगले दिन भी दोहराते रहे, उससे अगले दिन भी दोहराते रहे। 2-3-4 दिन जो है लगातार इसको दोहरा लो, तो ये जो परिभाषाएं होती है ये सभी अपने आप याद हो जाती है। देखिए यहाँ पर वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण और इसकी प्रधान इकाई वाक्य, और दोनों को जोड़ने की जो कड़ी होती है वो क्या होती है? शब्द। दोनों को जोड़ने की जो कड़ी होती है वो होती है शब्द। और शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक क्रम को, वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। अब यहां देखिए भाई, एक छोटा सा कन्फ्यूजन यहां से होता है, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर वैसा एग्जाम का भी होता है और वो प्रेशर जो पड़ता है हमारे ऊपर,
हमसे पढ़ने में कुछ गलतियां करवा देता है। जैसे क्वेश्चनों में कहीं नहीं लिखा होता है तो उसे हम पढ़ नहीं पाते सही से, और उसको जो है हम बिना पढ़े ही उसका आंसर दे देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो होता है, यहाँ हमसे गलतियां क्या होती है, शब्द और वर्ण में। अगर हमने जो पढ़ा तो वो शब्द की जगह वर्ण पढ़ लिया, और वर्ण अगर पढ़ा तो फिर आंसर क्या लगाओगे कि वर्णों का सार्थक क्रम क्या होता है, शब्द होता है। और क्वेश्चन में आया हुआ है शब्दों का सार्थक क्रम, पूछा कि वाक्य किसे कहते हैं, आपने लगा दिया वर्णों का, और पूछा कि शब्द किसे कहते हैं, आपने लगा दिया जो है शब्दों का। तो उल्टा हो जाता है ये। इसको जो है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर जो लिखा होता है शब्द लिखा होता है, और यहाँ पर जो लिखा होता है वर्ण लिखा होता है, और वर्ण और शब्द में अंतर होता है, क्योंकि वर्णों से अक्षर बनते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं। अब हम यहाँ देखें कि जो वर्ण होते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, इनसे जो अक्षर बनते हैं, तो अक्षर जो है एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। आप यहाँ छोटी सी बात का और ध्यान रखें, क्योंकि ये भी यूपी SSSC में जो है पहले क्वेश्चन आया, फिर यूपी कांस्टेबल में पूछे गए इस तरह के क्वेश्चन, अब ट्रेंड में आ गए हैं। कैसा क्वेश्चन बना भाई, कहा कि राम दिया है और राम में पूछा कितने अक्षर है। अगर कहता है कि राम में कितने अक्षर है तो आप कहोगे सीधे सीधे 2 अक्षर होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि राम में कितने वर्ण है, तो हमने देखा कि राम में जो है एक तो बनेगा रा, एक बनेगा आ, एक बनेगा म, एक बनेगा आ। तो हमने देखा कि इसमें अगर अक्षर पूछता है तो 2 अक्षर, और वर्ण पूछता है तो 4 वर्ण। अब ये क्वेश्चन अगर जो है छंदों में पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन जो है छंदों में पूछा जाए, तो छंद में इसका आंसर आपको जो है ऐसे नहीं लगाना, क्योंकि वर्ण की गिनती आती है वहां पर, तो वहां वर्णों को ही हम अक्षर मानते हैं। अगर आपसे पूछे कि छंदों में कि राम में कितने वर्ण हैं, तो आपको क्या लगाना है, 2 ही लगाना है। और अगर क्वेश्चन में ये आता है कि राम में बताइए कि कितने वर्ण है, और इस तरह से ऑप्शन बना रखे हैं तोड़कर, तो आपको जो है वर्णों की गिनती ऐसे ही करनी है। जैसे मैंने कहा कि सीता, और सीता में कितने वर्ण हैं, तो आप कहोगे एक तो होता है स, एक होता है ई, एक होता है ता, एक होता है आ। तो कितने वर्ण हो जाएंगे, 4। ऐसे जो है जैसे कहेगा कि महाभारत में कितने वर्ण होते हैं, या वर्ण बताइए कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो हम कहेंगे म प्लस आ, ह प्लस आ, भ प्लस आ, रा प्लस आ, और ता प्लस आ। इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो ये तो था वर्णों की गिनती। वर्णों की गिनती हम कैसे करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कहते हैं वर्णों का सार्थक क्रम। और शब्द पद कब बन जाते हैं, जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाए तो वो शब्द कहलाता है, जब उसे किसी वाक्य में प्रयोग कर दे तो वो पद कहलाता है। और पद, बंध, उपवाक्य और वाक्य एक अलग टॉपिक है हिंदी में, इसको पूरी तरह से विस्तार से वहीं पर पढ़ेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे वहाँ पर जब ये टॉपिक चलेगा। अभी फिलहाल हम वर्णमाला के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्णमाला से देखते हैं। तो वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या 13 और व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। अगर क्वेश्चन में पूछते हैं एग्जामिनर कि स्वर की संख्या बताइए, तो स्वर की संख्या होती है 11। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए क्वेश्चन कि बताइए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है, 11 होती है। अभी कहोगे कि जो है सर आपने तो ऊपर 13 लिख रखा, नीचे 11, ये 2 कहाँ गए भाई। ये 2 हमारे
अयोगवाह होते हैं। ये दो हमारे स्वर अयोगवाह होते हैं। ये कौन कौन से हैं भाई? ये होते हैं, एक तो होता है अनुस्वार, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। एक होता है विसर्ग, इसे हम कहते हैं विसर्ग। ये वाला अनुस्वार कहलाता है अनुस्वार, और ये वाला विसर्ग कहलाता है। ठीक है भाई, ये दो अयोगवाह होते हैं और ये इसी में जो है स्वरों में ही काउंट किए जाते हैं। अब इसको हटा दे तो जो कितने बचेंगे? 11। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा एग्जामिनर? कहेगा कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको क्या बताना है कि स्वरों की संख्या 11 है। अब ये देवनागरी लिपि क्या होती है भाई? इसकी जो है व्याख्या हम कहाँ करेंगे? जब हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं। लिपि बताता हूँ मैं, लिपि क्या होता है। लिपि जो है, हम जो अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं, वर्णों के चिन्हों को लिपि कहते हैं। अगर कोई वर्ण होता है और उसे चिन्ह में प्रदर्शित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? लिपि। जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो पहले लिपि का निर्माण हुआ तो वो कैसी लिपि थी? चित्राक्षर थी। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें, चित्राक्षर लिपि थी। तो उस समय चित्रों को बना बना के जो है अपनी भाषा का उस समय प्रदर्शन हुआ कि जो है कि हम अपनी भाषा को सरल रूप में कैसे लेके आए। मगर वो लिपि पढ़ी नहीं गई, उसके बहुत कम अक्षर हमें प्राप्त हुए। तो लिपि क्या होता है? लिपि होता है वर्णों के चिन्ह। तो वर्णों के चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि बोलने में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो बोलने में हम कहेंगे कि 10 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे 10 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए कि व्यंजन से क्वेश्चन आता है कि कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। अब एक क्वेश्चन हम यहां से भी देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ण कहलाते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, और व्यंजन वे कहलाते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। परिभाषा पे बड़ा ध्यान रखें क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से आए, और व्यंजन कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन। अब क्वेश्चन में आता है कि व्यंजनों की संख्या बताइए। अब व्यंजनों की संख्या हम देखते हैं कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। एक तरह से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मूल व्यंजनों की संख्या बताइए, तो भी 33 होती है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि कुल मूल वर्णों की संख्या बताइए, तो हम कहेंगे कुल मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। इसमें से 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि बताइए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 11 होती है। आपसे पूछे कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, और कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। अगर किसी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। देखिए भाई, बात कर रहे हैं हम स्वरों की। इनकी संख्या होती है 11। स्वर कहते हैं वर्णों के स्वतंत्र रूप को। जो वर्णों का स्वतंत्र रूप होता है उसको हम स्वर कहते हैं। अब इसमें एक बात और देखिए भाई,
कहेगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया। मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं या उसके कितने भेद होते हैं। तो हम कहेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भाई? पहला होता है हर्ष और दूसरा होता है दीर्घ। पहला होता है हर्ष और दूसरा होता है दीर्घ। हर्ष को हम मूल भी कहते हैं। हर्ष को हम मूल भी कहते हैं। हर्ष स्वर की संख्या, हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ जो है स्वरों की संख्या 7 होती है। अब अगर हम इसमें एक बात को और देखें कि हर्ष किसे कहते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि हर्ष स्वर एक मात्रा वाले होते हैं। जिनमें बोलने में कम समय लगे तो वे हर्ष स्वर कहलाते हैं, और जिनमें बोलने में या उच्चारण करने में दुगना समय लगे तो वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ कहलाते हैं। तो हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? एक होता है अ, ई, उ और रे। ये 4 हमारे हर्ष स्वर होते हैं और ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। मूल स्वर जो किसी और स्वर की सहायता से ना बनाए जाए, केवल स्वतंत्र रूप से आए, तो इन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। इन्हें छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा गया था यूपी SSC में और यूपी कांस्टेबल भी 2018-19 के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि मात्रा किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जो मात्रा होती है स्वर के उच्चारण काल को, स्वर के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि मात्रा जो है, अगर किसी स्वर को जितने बोलने में समय लग रहा है वो ही उसका क्या है, वह उसकी क्या है? मात्रा है। दुगना समय लग रहा है, सिंगल समय लग रहा है या 3 गुना समय लग रहा है, उसी के हिसाब से हमने उनको कैटेगरी में रखा है। अब इसके बाद जो है एक और इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। अब मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल हर्ष स्वर भी कहलाते हैं। यही चारों होते हैं जो स्वतंत्र रूप से, या कह सकते हैं कि किसी और स्वर की सहायता से ना बनाए जा सके, तो वे कहलाते हैं मूल स्वर। और संधि स्वर ये कहलाते हैं जब 2 स्वर के मेल से कोई स्वर का निर्माण होता है तो उसे मूल संधि स्वर कहा जाता है। मूल स्वरों के, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मूल स्वरों की सहायता से बनने वाले स्वर, मूल स्वरों की सहायता से बनने वाले स्वर या उनके मेल से बनने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? हर्ष वाले होते हैं। और संधि स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर वाले होते हैं। तो इसमें ज्यादा जो है लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ लो कि ये 4 होते हैं और ये 7 होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है उच्चारण की दृष्टि से या उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो स्वरों के 4 भेद होते हैं। पहला होता है हर्ष, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है संधि और चौथा होता है प्लुत। अब ये वो ही है जो आपने, सॉरी, ये संयुक्त
एक हो गया संयुक्त, एक हो गया प्लुत, एक हो गया दीर्घ और एक हो गया ह्रस्व। ह्रस्व स्वर जो है आपने पढ़ा वही है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर इन दोनों में देखना है और प्लुत में देखना है। ये बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, इनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इनसे दुगना लगता है। ह्रस्व से दुगना समय जो है संयुक्त में लगता है और ह्रस्व से 3 गुना प्लुत में लगता है। तो प्लुत में कहने का अर्थ है कि 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। अगर हम बात करें प्लुत की, तो प्लुत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्लुत का प्रयोग हम हंसने में, रोने में, दूर से आवाज लगाने में, गाने में, बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लुत में 3 मात्राएं होती हैं और इनका प्रयोग जो है ओम के उच्चारण में भी किया जाता है। तो ये 3 मात्रा वाले होते हैं, ये 2 मात्रा वाले होते हैं दीर्घ और संयुक्त, और ये 1 मात्रा वाला होता है। तो दीर्घ जो स्वर होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? आ, ई और उ। आ, ई, उ। और इनके अलावा संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, ओ, औ। देखिए भाई, ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, वे आपने पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वर हमारे 3 होते हैं और संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है संधि विच्छेद। ये संधि विच्छेद हम जो है कल पढ़ेंगे इनके। आज हम इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे और जितना आज हमने कंटेंट आपको दिया है इसमें से 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आप इसे अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए, और जो कोई कमी रह गई हो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू क्लास।